अब देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सेम वही पावर्स होती है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में है। अब समझते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक वगैरह होते हैं, सब कुछ रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम तो मनी लॉन्ड्रिंग का पढ़ रहे थे, तो एकदम से बैंक वगैरह के बारे में अब हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बैंक वगैरह के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो देखो पैसा कहाँ आता है, अकाउंट में। तो अगर बैंक सतर्क नहीं रहेगी तो उसके बाद वो पकड़ कैसे पाएगी कि कौन सा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताई गई है, ताकि मतलब उसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटीज है जो कि एक बैंक को फुलफिल करनी है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को भी, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ट्रेस हो सके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, आइडेंटिटी चेक करनी है। किसकी आइडेंटिटी चेक करनी है, क्लाइंट्स की या फिर बेनिफिशियल ओनर की। ठीक है, तो किस तरीके से करनी है, अब देखो आधार से कर सकता है, कब, अगर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो बैंकिंग कंपनी हुआ तब। अब क्या बैंकिंग कंपनी जो नहीं है तो क्या वो आधार के थ्रू नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रोविजो है, प्रोविजो दे रखा है कि अगर कर सकते हैं, अलाउड है, मगर कब, कि आफ्टर कंसल्टेशन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब पहले इनकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, अगर कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी है तो, और अगर बैंकिंग है तो फिर उसके बाद कोई कंसल्टेशन नहीं लेनी, उसके लिए अलाउ है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर द आधार। उसके बाद यूज ऑफ पासपोर्ट इशू, या फिर उसके बाद ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि ऑफिशियली वैलिड होना चाहिए और नोटिफाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो चार चार चीजें हैं। देखो कैसे कि अगर आधार के थ्रू करना है, ऑनलाइन आधार वगैरह के, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी है तो, और बैंकिंग कंपनी ना हो तो उसके बाद कंसल्टेशन लेके करना है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं आधार के थ्रू, पासपोर्ट या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि नोटिफाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बहुत इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इवन आई थिंक मेरे अटेम्प्ट में इस पे बना भी था। तो अब जानते हैं इसमें कि क्या है इस सेक्शन में। देखो इसमें बता रखा है, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है। तो क्या क्या होती है, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरीज। अब इनको क्या क्या करना है, इनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है, वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज उन्हें क्या करनी है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, कौन से रिकॉर्ड्स, जो ऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन जो भी उनके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंकिंग कंपनी में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, वो इंक्लूड भी है जो कि क्लोज नंबर बी में हम जिसकी बात करेंगे। अब क्लोज नंबर बी में किसकी बात करेंगे, देखो, फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम इसमें भी प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन। सच ट्रांजेक्शन मतलब कौन से ट्रांजेक्शन, जो कि नेचर या वैल्यू जिनकी प्रिस्क्राइब्ड हो। मतलब कि क्या, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन जिनकी नेचर या वैल्यू प्रिस्क्राइब हो सकती है। देखो जैसे कि एक हो सकता है कि हम डायरेक्टर है, डायरेक्ट को फर्निश करना है, तो डायरेक्टर मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे कि वो हर एक ट्रांजेक्शन तो नहीं देख सकता, राइट। तो इसलिए हम कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स की नेचर या फिर वैल्यू प्रिस्क्राइब कर देंगे, ताकि अगर अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ही वो डायरेक्टर के पास ऐसा ट्रांजेक्शन जाएगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कि हम लोग वैल्यू डिसाइड कर देते हैं कि 50,000 से भी जो ऊपर ट्रांजेक्शन है तो वही जो है वो फर्निश करना पड़ेगा डायरेक्टर को। ठीक है, इट मीन्स अगर 50,000 से नीचे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो फर्निश नहीं करना है डायरेक्टर को। या फिर अगर नेचर की बात करें तो एक नेचर प्रिस्क्राइब कर देते कि फॉरेन करेंसी का जो भी ट्रांजेक्शन है तो वही फर्निश करना है डायरेक्टर को। ठीक है, क्योंकि देखो फॉरेन करेंसी वाला या फिर ज्यादा अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है, रिस्क तो उसी में रहता है, बाकी जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है तो उसमें तो ज्यादा रिस्क नहीं रहता। तो इसीलिए नेचर या वैल्यू जो एक है वो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे कि सपोज अगर फॉरेन करेंसी का, तो अगर $1 का भी ट्रांजेक्शन है तो भी वो डायरेक्टर को फर्निश करना है। वैल्यू अगर 50,000, अगर INR में ट्रांजेक्शन हो रहा है और वैल्यू अगर 50,000 है, उससे ही ऊपर है, तो ही हमें जो है वो फर्निश करना है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, सी और पॉइंट डी जो है वो ऑमिट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं पॉइंट ई की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स। देखो हमने जैसे ऊपर बोला था कि चेक करनी है, हमने समझा था कि किस तरीके से आधार, पासपोर्ट, उन सबके थ्रू जो है वो आइडेंटिटी चेक हो सकती है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू वो चेक हुई ना, तो उनके पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तो आपको पता है यार, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी बात जो है वो इधर
की उधर नहीं जाना चाहिए, मतलब बात लीक नहीं होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो वहां तक ही रहना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि बैंक को भी जो है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो भी उसको जो भी मेंटेन करनी थी, फर्निश करनी थी, वो सब उस तक ही होनी चाहिए, वो बात कहीं भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वापस से मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये इसका फर्स्ट पॉइंट में भी यही था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और थर्ड पॉइंट में भी यही था। तो अब डिफरेंस क्या है, ये ना इससे ही लिंक है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। इसमें हमने पढ़ा था जो ए और ई पॉइंट, तो यहाँ पे हम टेन्योर जानेंगे कि जो ए पॉइंट का जो टेन्योर है और जो ई पॉइंट का जो टेन्योर है कितना है। तो देखो 5 ईयर्स का टेन्योर है, मतलब कि यहाँ पे बता रखा था ना ऑल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो अब आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, तो क्या हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए मेंटेन ही करके रखना है क्या, या फिर एक आधे साल? तो वो बोलते हैं नहीं, आपको ना तो हमेशा के लिए रखना है ना तो कोई एक आध साल, आपको 5 ईयर्स रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 5 साल तक, उस डेट से लेकर 5 साल तक आपको जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं। अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो क्लोज ई के रिगार्डिंग है। हमने क्लोज ई में पढ़ा था ना वो आइडेंटिटी वाला, कि जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी रखना है। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स कब तक रखने हैं, वो भी 5 साल तक रखने, ठीक है। बट कौन से 5 साल, या तो आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट हैज एंडेड, ठीक है, और या फिर उसके बाद द अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड विच एवर इज लेटर। मतलब दोनों केस में से जो भी विच एवर द लेटर वाली जो डेट है ना, उस डेट तक ही आपको क्या है इसका मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब कि जो भी विच एवर इज द लेटर वाली डेट है उसके 5 साल आपको वहां से 5 साल कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एग्जम्पशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस बता रखा है कि जो भी ऑब्लिगेशंस है ना उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जम्प्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला टॉपिक जो है वो स्कैनर वगैरह में आपको नहीं अवेलेबल मिलेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देख रहे हो रूल 3 के बारे में। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो। मैंने जैसा कि बोला था कि मैंने स्टडी मेट जो है वो पूरा कवर करवाया है। तो आपके पास मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स जो कि स्कैनर वगैरह में नहीं है कवर, तो आप वो लोग अच्छे से अभी समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 3 क्या बोलता है, रूल 3 बोलता है कि शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी को कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स है वो जरूर मेंटेन करने ही है। ठीक है, कंपलसरी बेसिस पे। एक तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, उसका। उसके बाद सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इफ टोटल इन अ मंथ एक्सिस 10 लाख इन फॉरेन करेंसी। मतलब कि यहाँ पे क्या है, अगर इंडिविजुअल हो या फिर कोई सीरीज में भी हो रहे हो, मतलब कि एक साथ तो नहीं हो रहा 10 लाख, मगर दो लाख करके अगर 5 बार से भी ज्यादा हुआ है, मतलब ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक्सीड्स हो जाएगा ना, मतलब सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, बट वो टोटल जो एग्रीगेट अमाउंट है वो तो 10 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा अगर कोई ट्रांजेक्शन की सीरीज होती है तो उनके भी जो है वो मेंटेन करके रखने। कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी मतलब नकली करेंसी, राइट। उसके बाद और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन, ठीक है, मतलब कि जो नकली करेंसी है उसको अगर एज ए जेन्युइन, मतलब उसको असली की तरह यूज करा जा रहा है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है उसका भी मेंटेन करके रखना है। ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जिसपे कि हमें शक होता है तो उसपे भी जो है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। उसके बाद देखो जो भी एनपीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वो जो है वो 10 लाख या उससे ज्यादा का जो है वो ट्रांजेक्शन करती है फॉरेन करेंसी में, तो उसकी भी जो है वो रख के लेके रखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि ज्यादातर जो 2 नंबरी काम होते हैं तो लोग उसके लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका भी सहारा लेते हैं, तो इसीलिए इसका भी जो है वो मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड। ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है ये, कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर टू कॉल फॉर एनी ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स, जो भी हमने ये अभी पढ़ा ना जो पॉइंट्स की कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना है, तो डायरेक्टर जो है वो कॉल कर सकता है ऐसे रिकॉर्ड्स की या फिर किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ऐसी कंसिडर्स नेसेसरी फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर मतलब कौन सा वाला डायरेक्टर, जो कि इस एक्ट का जो डायरेक्टर है, तो वो जो है वो कोई भी ऐसा जो रिकॉर्ड्स है वो कभी भी अगर उसको नेसेसरी लगता है तो वो उसके लिए कॉल कर सकता है। नॉन कंप्लायंस, ठीक है, इफ द डायरेक्टर ड्यूरिंग इंक्वायरी फाइंड्स दैट अ रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो फेल टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो भी हमने अभी ऊपर जो ऑब्लिगेशंस पढ़ी, जो सेक्शन 12 वाली जो हमने ऑब्लिगेशंस देखी, अगर डायरेक्टर को लगता है कि यार ये तो फेल हो गई है, तो अब उसके बाद क्या होगा, इश्यू वार्निंग इन राइटिंग। सबसे पहले तो वो उसको वार्न करेगा, वो भी रिटर्न में, ठीक है। डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो उसको डायरेक्ट करेगा कि देखो तुमने अभी तक नॉन कंप्लायंस किया बट अब इसको प्लीज कंप्लाई करो, और वो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देगा किस तरीके से क्या कंप्लायंस जो है वो आपको करना है।
पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में भी आस्क। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो अब क्या होता है ना कि गलती करी है तो हम आप पे एकदम से तो कैसे भरोसा कर लेंगे, तो अब आपको हम क्या वो लगा देंगे कि यार अब पता नहीं कंप्लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, तो हम पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मंगवाएंगे ताकि हमें ये पता चलता रहे, हम चेक करते रहे कि हाँ ये अभी प्रॉपर कंप्लायंस कर रहा है। और उसके बाद अगर ये सब फिर क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस किया, देखो पहले उसने क्या किया कि एक बार के लिए तो एश्योर कर लिया कि हाँ आप कंप्लायंस कर रहा है, लेकिन पहले उसने नॉन कंप्लायंस किया था तो अब उसकी भी तो कोई पेनल्टी लगनी चाहिए ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो पेनल्टी ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अपील्स टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो हु कैन अपील, डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर बाय द ए और एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर। तो देखो अब टाइम क्या होगा अपील का, विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर रिसीव, जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है उसके विद इन 45 डेज अपील करनी है, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अपील, फिर अपील तो कर दिया, अब इसको डिस्पोज ऑफ जो है मतलब कि इसका जो अपील के अगेंस्ट जो भी डिसीजन है वो कब तक आना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स में, ठीक है। उसके बाद डिसीजन टू बी मेड बाय मेजोरिटी, मतलब क्या होता है कि अगर मेंबर्स ऑफ बेंच है ना कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, ठीक है, मतलब कि 2 लोगों को बिठाया है और 2 लोग हैं, उनमें आपसी सहमति होनी चाहिए कोई भी रिजल्ट देने के लिए, मगर दोनों का जो ओपिनियन है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। एक किसी चीज में बोल रहा है यस, एक किसी चीज में बोल रहा है नो। अब क्या है, 2 ही लोग हैं, तो अब पता कैसे चलेगा कि अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, तीसरे को बुलाएंगे। तीसरा कौन हो सकता है, या तो चेयरमैन हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट सुनेगा और उसके बाद फिर अब 3 लोग हो गए, ठीक है, तो अगर 2 यस हो जाएंगे या फिर 2 नो हो जाएंगे, मतलब कि अब 3 लोग हो गए ना, तो पहले एक यस जा रहा था एक नो जा रहा था, ठीक है, डिफर हो रहा था, पता ही नहीं पड़ रहा था अब हम यस वाला सुने या नो वाला, मगर अब दूसरा जो तीसरा मेंबर आ गया जो कि चेयरमैन या फिर कोई और भी हो सकता है, वो पॉइंट सुन के और फिर वो बोलेगा यस, तो क्या हो गया, 2 यस हो गए, तो फिर जो यस वाला डिसीजन है वही एप्लीकेबल होगा, और अगर वो बोलेगा नो तो फिर जो नो वाला डिसीजन है वही एप्लीकेबल होगा, मतलब क्या होगा, जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से आएगा, ठीक है। सिविल कोर्ट नोट टू हैव जुरिस्डिक्शन, ओके, अपील टू हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, सिविल कोर्ट वगैरह का यहाँ पे पमला एक्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, ये जिसमें जो ऑथोरिटीज जो हमने ट्रिब्यूनल्स वगैरह की बात करी है वगैरह, तो यही जो होते हैं इनका ही जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपील टू हाई कोर्ट देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, विद इन 60 डेज, मतलब कि यहाँ से अगर पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, कब तक जा सकता है, विद इन 60 डेज तक वो जा सकता है, जैसे उसको ऑर्डर मिलता है उस तब से 60 डेज के अंदर। अब हम पढ़ते हैं स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी ट्रायल होगा ऑफेंस का उसमें क्या होगा, वो पनिशमेंट उसकी भी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। सेक्शन 4 में आपने पढ़ा था 3 to 7 ईयर्स, या फिर ड्रग्स वाला केस हो तो 10 ईयर्स वाला, ये वही वाला बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 बाय स्पेशल कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल ऑफेंस टू स्पेशल कोर्ट, ठीक है, जो भी शेड्यूल ऑफेंस होंगे उसको स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। उसके बाद सेम पावर एज डेट ऑफ सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि इसको भी सेम वही पावर मिलेंगे स्पेशल कोर्ट को जो कि सेशन कोर्ट के पास होते हैं ऑफेंसेस को ट्रायल करने के, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब कि इस एक्ट में जो ऑफेंस होता है ना उसका नेचर क्या होता है, दो तरह मतलब 2 चीजें होती है वो ऑफेंस में, एक तो सबसे पहली बात कि वो कॉग्निजेबल होता है और वो नॉन वेलेबल भी होता है, ठीक है। इसमें दिसंबर 21 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल मतलब कि जब अरेस्ट करने जाते हैं तो एक वारंट लेके जाते हैं कुछ ऑफेंसेस में, ठीक है। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ना उसमें क्या होता है कि एक वारंट रिक्वायर होता है, अगर वो पुलिस के पास नहीं है तो वो किसी पर्सन को जो है किसी बंदे को वो अरेस्ट नहीं कर सकता, मगर पमला एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिना वारंट के भी वो जो है ऑफेंस में वो अरेस्ट किया जा सकता है। प्लस ये इतना सीरियस ऑफेंस है कि इसमें बेल भी नहीं मिलती है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किसके साथ होता है, विथ फॉरेन कंट्री, याद रखना रेसिप्रोकल की बात आए तो याद रखना है अच्छे से कि इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो बात हो रही है फॉरेन वाली कंट्री के साथ, जो भी हमारा एक अरेंजमेंट है, क्या है वो अरेंजमेंट बताती हूँ, तो वो अरेंजमेंट जो है उसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ही बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कौन एंटर कर सकता है इस एग्रीमेंट में, ठीक है, तो दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, कौन सी दोनों कंट्रीज, हमारी कंट्री इंडिया और फॉरेन कंट्री, जो दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वही इस एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है।
दोनों कंट्री की गवर्नमेंट से ये एक एग्रीमेंट में एंटर हो रही है। क्या बोल रही है ये कि ये जो इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है इसको ये मतलब ये जो है वो बाहर भी अपनी कंट्री अपनी इंडिया से बाहर भी एनफोर्स करवा सके और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है जैसे अभी आपने देखा वो माल्या वगैरह का केस कि ये लोग क्या होते हैं ना अपना देश छोड़ छोड़ के बाहर भाग जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वहाँ का लॉ तो अलग है, तो अगर वो दूसरी कंट्रीज में चल जाएंगे तो यहाँ का लॉ जो है वो उनपे नहीं लग पाएगा। तो पमला एक्ट में क्या करा है कि उन्होंने इसलिए बाहर वाली जो कंट्रीज है फॉरेन के साथ एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में वो एंटर हो गए जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं जो हमारा जो लॉ के प्रोविजंस है वो बाहर दूसरी कंट्री में भी एप्लीकेबल होंगे और साथ ही अगर कोई बंदा वहां पे भाग जाता है या फिर हमें लगता है कि वहां पे हमारे को कोई एविडेंस वगैरह मिल सकते हैं तो आप लोगों को हमें वो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करनी पड़ेगी। तो अब किस तरीके से करते हैं देखो, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया जाता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब वही जो फॉरेन कंट्री है उसको, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया जाता है। ठीक है, एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ स्पेशल कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब क्या हुआ, एविडेंस किसको चाहिए होते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। ठीक है, अब उसको क्या लगता है, उस ऑफिसर को लगता है कि यार कोई जो एविडेंस वगैरह है वो मुझे बाहर फॉरेन में मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को। वो क्या बोलेगा, एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन। वो क्या मांगेगा कि मुझे जो है ना वो कनेक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस चाहिए और ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एविडेंस में बी अवेलेबल इन एनी प्लेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब कि उसे जो अपनी एप्लीकेशन में है उसमें बोलना पड़ेगा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एविडेंस चाहिए और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि क्या कि मुझे जो फॉरेन कंट्री वगैरह में मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में वो जो है वो एविडेंस वो अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो ऐसा बोल देगा अपनी एप्लीकेशन में, फिर स्पेशल कोर्ट है उसको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट सच एविडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या होगा कि उसको लगना चाहिए स्पेशल कोर्ट को। मतलब देखो क्या होता है कि अगर उसको वो तो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो बोल रहा है कि देखो ये एविडेंस है फलाना ढिकाना, मुझे लगता है कि अब मुझे इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग ये चाहिए। मगर स्पेशल कोर्ट बोलता है क्या फालतू का एविडेंस, छोड़ो ना, तुम भी कहाँ इतनी माथापच्ची करें, क्योंकि यार बाहर वाली कंट्री से हम बोलेंगे एविडेंस लाने की, ये तो बहुत माथापच्ची होती है। तो स्पेशल कोर्ट को भी लगना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ही जाके क्या होगा, मेशो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ the court or authority in the contracting state competent to such request to examine facts and circumstances। अब अगर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो इशू करा जाएगा। उसमें क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। वो बोलेंगे कि देखो हमारे को ये एविडेंस चाहिए, तो आप प्लीज जो फैक्ट्स है ना वो एग्जामिन कर लो। उसके बाद आपको जो स्टेप्स हम बता रहे हैं, टेक्स्ट स्टेप्स स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई इन सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। हम जो स्टेप्स बता रहे हैं हमारे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में, आप प्लीज वो लो और फॉरवर्ड ऑल एविडेंस टू द स्पेशल कोर्ट इशूइंग सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और जो भी स्पेशल कोर्ट जो है वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो इशू कर रहा है, तो आप ऐसे स्पेशल कोर्ट को जो भी मतलब मांग रहा है, तो आप उसे प्लीज जो भी आपकी कंट्री में जो भी एविडेंस आपने खोजे हैं हमारे कहने पर, आप उसे प्लीज हमें फॉरवर्ड कर दो। तो ये हो गई कि अगर हमारी जो इंडिया वालों को अगर बाहर से कोई एविडेंस वगैरह चाहिए तो हमें किस तरीके से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो इशू करना पड़ेगा। मगर अब उन लोगों को भी तो हमारी हेल्प चाहिए होती है, राइट। तो मतलब एक एग्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिर्फ उनसे मांगेंगे, उन्हें भी तो अगर एविडेंस वगैरह चाहिए होगा। सपोज उनका आरोपी भी है वो इंडिया में छुप गया, तो अब वो भी भेजेंगे अपना जो लेटर है। तो अब उसमें जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से आता है तो देखो क्या करना है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट को भेजेंगे, कौन भेजेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट भेजेगा। क्या वो क्यों भेजेगा, क्योंकि वो भी जो वो बोल रहा है कि आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड कर देगा, स्पेशल कोर्ट को, या फिर टू एनी अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज इट्स थिंग्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट उसने करी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर देगा या तो कोर्ट को या फिर ऐसी किसी अथॉरिटी को जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ ये इस जो रिक्वेस्ट है उसे एग्जीक्यूट कर पाएगी। ठीक है, कि मतलब वो क्या बोलेगा कि देखो ये ऐसा इन लोगों को ये चाहिए, तो आप लोग प्लीज जो है वो आपकी आगे की प्रोसीजर करो।
ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट, सीजर एंड कन्फिस्केशन एक्सेट्रा ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि अगर अब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है, केस तो यहाँ इंडिया का चल रहा है लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो फॉरेन में है, तो क्या करेंगे, ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व, जो भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और डायरेक्टर टू डायरेक्ट फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, जो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है ट्रेस करना और आइडेंटिफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है, नोट क्या बोलता है कि व्हेन एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज कन्फिस्केटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटर्न सच प्रॉपर्टी टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट और कंपेंसेटेड स्टेट बाय डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स। मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट कर ली, मतलब कि क्या हो गया कि जो केस चल रहा था बाहर मगर प्रॉपर्टी थी जो वो थी वो इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिला और जो भी मतलब उसका अप्लाई है तो वो हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अब हमने क्या किया ना कि जो प्रॉपर्टी थी इंडिया में उसको कन्फिस्केट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, राइट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, फॉरेन वालों को वापस से रिटर्न कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम संभालो। ठीक है, मगर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे, अब उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे भेजोगे आप फॉरेन, तो क्या करोगे, उसको जो है वो डिस्पोज करना पड़ेगा, मतलब कि उसको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और बेचने से जो भी मनी आएगा, ठीक है, तो वो क्या करो, वो आप फॉरेन में उनको दे दो, जो भी फॉरेन जो गवर्नमेंट है उनको कंपेंसेट कर दो, उनको उतना मनी जो है वो दे दो। और जो बेचोगे ना, डिस्पोजल होगा वो भी म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे होगा, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से बिचा दिया। ठीक है, म्यूचुअली एग्रीड मतलब कि दोनों गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि हाँ हम इस सेल अमाउंट पे बेच रहे हैं और सामने वाला भी एग्री करे, तो ही जो है वो आप उनको कंपेंसेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट की बात करते हैं। अब देखो, हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि पनिशमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंसान है जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है विलफुली, ठीक है, अगर अनजाने में वो गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है, मतलब अनजाने में बता रहा है, मतलब क्या कि उसको तो लग रही है बेचारे को कि वो सही है, मगर अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कोई बात नहीं, मगर विलफुली उसने जानकर से गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जानते बूझते उसको पता था कि मैं जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो गलत है, उसने फिर भी वो दी, तो इसमें ऐसे केस में क्या होगा, 2 years इम्प्रेजनमेंट, मतलब 2 साल का उसको जेल हो सकता है, या फिर 50,000 की जो है उसको फाइन लग सकता है, या फिर उसको बोथ, ठीक है, दोनों ही लग सकता है, जेल प्लस फाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई सवाल पूछा गया उससे केस के रिगार्डिंग, उसने बोला जाओ मैं तो नहीं बता रहा, उसके बाद उसको बोला गया कि यार स्टेटमेंट साइन कर दो, वो बोलता है जाओ मैं तो साइन भी नहीं कर रहा। उसके बाद समन हुआ, ठीक है, समन इशूड हुआ उसको, और उसने क्या किया, उसने अटेंड करना था उसको, जो वो केस था उसमें अटेंड करना था उसको, वो वहां पे भी नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बोला था समन में कि यार अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो हमें शो करना, दिखाना हमें, मगर वो उसने वो भी नहीं दी। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, मतलब कि अगर वो सब चीजों में देखो मना ही कर रहा है, मतलब वो हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, 500 से लेकर 10,000 तक का होगा इच डिफॉल्ट। ठीक है, जितनी भी बार तुम मना करोगे, जितनी भी बार तुम साइन वगैरह के लिए मना करोगे, तो हर डिफॉल्ट के लिए, ईच डिफॉल्ट के लिए 500 से लेकर 10,000 तक का तुम्हें जो है पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो एक्ट, ये तो जो 2 है वो पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे 5 पेजेस तक ही है वो जो है मतलब टॉपिक। उसके बाद लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये हेडिंग्स डाली है, इसमें कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने जैसा। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब आप जानते ही हो, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब कि अगर 2 एक्ट्स है तो उसमें से ये जो एक्ट है इसका पलड़ा भारी रहेगा, मतलब कि अगर दूसरा एक्ट है तो उस पर यही प्रिवेल करेगा। कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, मतलब कि अगर जो पार्टी थी वो मर भी जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो भी जो प्रोसीडिंग्स है वो अफेक्ट नहीं होगी, वो चलती रहेंगी। अब अगर किसी पार्टी की जो है वो डेथ हो गई है तो क्या है, उसका जो भी उसका बेटा वगैरह, मतलब जो भी उसका इनहेरिटेड वाला जो पर्सन है, तो उस पे जो है वो प्रोसीडिंग उस पे लग जाएंगी, और जो प्रोसीडिंग्स है मतलब मामला के अंदर वो रुकेंगी नहीं, वो कंटिन्यू रहेंगी। तो ये था छोटा सा चैप्टर, हो गया है खत्म।
एंड उम्मीद है एक एक टॉपिक मैंने जो पूरा स्टडी मेट का एक एक टॉपिक है मैंने वो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। और इस जो नोट्स है वो मैंने ड्राइव लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और लास्ट डे के हिसाब से काफी अच्छे कंप्रेहेंसिव मतलब नोट्स है, हर एक टॉपिक कवर हुआ है, तो कुछ भी अगर पमला से आता है ना तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी आते हैं, दो क्वेश्चन भी आते हैं। दिसंबर 21 में इसके दो क्वेश्चन आ गए थे, तो देखो 4+4 8, 8 से मतलब क्या है ये 5 से 10 नंबर का आराम से आ सकता है। तो जब शॉर्ट शॉर्ट इतने नंबर से 5 पेज पढ़ के मिल रहे हैं तो फिर क्यों छोड़ना है। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। और लेक्चर उम्मीद है अच्छा लगा होगा, नोट्स वगैरह भी पसंद आए होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लाती रहूं। और अगर आपको कोई और टॉपिक में भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।